हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डुप्ले ने किया था। बात करें अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 1748 तक यह कर्नाटक युद्ध हुआ था। टोटल कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और यह किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगर हम बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें जो है फ्रांसीसी विजयी हुए थे। आप इसको ध्यान रखिए, कौन हुआ था? तो फ्रांसीसी विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1766 में चुआर विद्रोह हुआ था। इसे ध्यान रखिए, इसे जंगल महल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, रघुनाथ सिंह शामिल थे। आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर लियोनेल कार्टिस जो है द्वैत शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो क्लायू ने लागू किया था। कब? 1765 में। ध्यान रखिए, जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को। और बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? क्लायू ने 1765 में। अगर बात करें भारत के प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। B.R. आम्बेडकर ने महार आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेसिकली महार एक भारतीय जनजाति है जो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन किया गया था। और इसका पहला सत्र कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में इसका पहले सत्र का आयोजन हुआ था। और बात करते हैं इसमें जो है, इसके 1939 में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू 1939 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? यानी ऐसे व्यक्ति कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान। ध्यान रखिए, हकीम अजमल खान जो है ये तीनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और खिलाफत आंदोलन कब चला था? तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन चला था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसकी एक राय थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है उस समय वायसराय था। और प्रथम इसके जो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और हम बात करें डफरिन की, तो इसका कार्यकाल कब से कब था? 1884 से लेकर 1888 तक जो है इसका कार्यकाल था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है,
सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। ये दरभंगा के महाराजा थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके और कब किया था? तो 1931 में जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत में सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे थे। कब से कब तक? 1936 से लेकर जो है 1946 तक ये भारत के वायसराय थे। आप इनको ध्यान रखिएगा। इनके काल की प्रमुख घटनाएं की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव इनके काल में आया था, क्रिप्स मिशन भी इनके काल में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं काल में शुरू हुआ था और पाकिस्तान की मांग भी इन्हीं के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जुड़े थे, सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी जुड़े थे, राइट, सही है। चित्तरंजन दास, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों। और बात करें खिलाफत आंदोलन की तो यह कब शुरू हुआ था? तो 1919 में यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था, तो युगांतर आश्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गदर पार्टी का मुख्यालय था युगांतर आश्रम। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, कब लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और यह कब शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुआ था। बात करें हम दांडी मार्च यात्रा की तो कब चला था? तो 12 मार्च से जो है 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक दांडी मार्च यात्रा हुई थी और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। हड़प नीति कब आई थी? तो 1848 से लेकर 1856 हड़प नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, इन्हीं के कार्यकाल में हड़प नीति आई थी। और सहायक नीति की बात करें तो सहायक संधि की, तो ये कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, यानी 1798 से लेकर जो है 1805 तक यह चला था। और लाहौर की संधि की बात करें तो लाहौर की संधि कब हुई थी? प्रथम सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी, कब? 1846 में। ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में। यानी सबसे पहले कौन सा आया था? तो 4, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से नहीं। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। ध्यान रखिए, कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू ने जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है,
किस युग में मनुष्य ने अस्थाई जीवन प्रारंभ किया था? यानी अस्थाई जीवन का प्रारंभ कब कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल में। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, हूणों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त के जो है दौरान हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। बात करें हम हूणों का आक्रमण कब हुआ था, तो 458 ईसा पूर्व में हूणों का आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त के कार्यकाल की बात करें तो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक जो है यह भारत में जो है शासन किया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के प्रथम आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्के को जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहनों ने जारी किया था। ध्यान रखिए, सातवाहनों ने पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और सातवाहन की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध है। तो कलिंग का जो राजा था उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है चेदी वंश से। इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय प्राप्त की। ध्यान रखिए, जो ये चोल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराकर जो ये राजराज प्रथम है इसने जो है श्रीलंका के राजा पंचम को हराया था। और बात करें राजराज प्रथम की तो ये इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। जहां ध्यान रखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किसका निर्माण कराया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। कहाँ पे? तंजौर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा का अस्तित्व। महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा था आत्मा नहीं है, लेकिन जैन धर्म में मानना था कि आत्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसको किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये सिख के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पायस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो देख लेते हैं कौन बनाता है। अरुणाचल प्रदेश बनाता है। 3 देशों से कौन कौन से? भूटान, चीन, म्यांमार से बनाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी 3 देशों बनाता है। किससे किससे? चीन, नेपाल, भूटान की। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम 2 देशों से बनाता है। किससे? बांग्लादेश और म्यांमार से। और पश्चिम बंगाल ये भी 3 देशों से बनाता है। तो कौन कौन से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें श्री कृष्ण सिंह की तो इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है। इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर के जो है समाधि स्थल है चैत्य भूमि। अगर बात करें महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को बल मिला था। और चिपको आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ध्यान रखिए, इसके जो है जनक कौन है? चंडी प्रसाद और गौरा देवी। लेकिन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में या इसका अत्यधिक बल मिला। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य? यानी शिक्षा में है समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है, और जो डिसग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित होता है, और जो डिसकैलकुलिया होता है वो किससे होता है? गणित से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है? तो ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। नेक्स्ट है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। इसमें गीतकार पूछा है, आप MM किरवानी मत लगाइएगा। ठीक है, इनके गीतकार कौन है? तो चंद्र बोस इसके गीतकार हैं। अगर पूछा जाए संगीतकार कौन है तब MM किरवानी होगा, यानी म्यूजिक डायरेक्टर तो MM किरवानी है। और राइटर कौन है? चंद्र बोस। आप इसको ध्यान रखिए, ये PCS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव के साथ जो है RBI ने मुद्रा स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आप बात करें RBI की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो को या सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या होता है? जो संचार प्रणाली होता है उसका उसमें जो है वाल्व का काम क्या होता है? तो जो रक्त का फ्लो है उसको रोकने के लिए वाल्व का काम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH हार्मोन जो होता है यह गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। और इसका स्राव किस ग्रंथ से होती है? तो पीयूष ग्रंथ से होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक समान कारण है? जो गुर्दे में पथरी होती है उसका समान कारण क्या है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी जो होता है वो उसकी वजह से गुर्दे की पथरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन यह मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, ECG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिए, ECG नहीं है, EEG है, ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए, EEG है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क जो है EE जो होता है EEG होता है, ये मस्तिष्क के कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें ECG की, किसकी? ECG की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राफी। और ये किससे संबंधित होता है? तो ये हृदय से संबंधित होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला और हरा रंग के प्रति होती है आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया का इलाज क्या है? तो इसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मलेरिया जो है किसके कारण फैलता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज जो है, मच्छर जो होता है, इसका वाहक होता है। तो इसको उपचार में, तो इसका देख लेते हैं इसके इलाज में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसके उपचार में क्या किया जाता है? तो क्लोरीक्वीन, ध्यान रखिए, क्लोरीक्वीन नामक दवा दिया जाता है। और आपने सुना होगा कुनेन की छाल के, कुनेन का जो पेड़ होता है उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है मलेरिया की इलाज में। प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन है। और अगर बात करें विटामिन B3 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। और विटामिन बी का रासायनिक नाम B5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगों में बदलने के लिए जो है केल्विन चक्र कार्य करता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसका वेग कितना होता है? तो ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है विद्युत तरंगों का वेग होता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर pH में 7 का जो होता है वो अम्लीय होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है घटती है। अगला प्रश्न है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका घनत्व जो है घट जाता है जब पानी को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब तापमान बढ़ाया जाता है तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। और बात करें हम सोडियम कार्बोनेट के, तो इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसे धावन सोडा या जो कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है, धावन सोडा इसे कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। अगला प्रश्न है, जल तथा चाक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये निस्यंदन द्वारा भी पृथक किया जा सकता है, अवसादन द्वारा भी पृथक सकता है, तो निस्तारण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त 1 से अधिक। प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऑर्गन। प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन जो है सबसे अधिक बंधुता वाला तत्व है। यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही जो है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला प्रश्न है, काइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम का जो है अयस्क है ग्रीनोकाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में
किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काले हीरे का प्रयोग जो है कांच को काटने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है पदार्थ और एक तरफ तत्व दिया है। हीरा की बात करें तो हीरा जो है कार्बन का जो है अपरूप है। माणिक की बात करें तो यह क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग का होता है। संगमरमर, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम। सीमेंट हो जाएगा तो एल्यूमिनेट। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता का अधिकार का लक्ष्य जो है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 14 से लेकर 18 तक जो है समता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 249 में इसका उल्लेख किया गया, ध्यान रखिए, आर्टिकल 249 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? ध्यान रखिए किसके, यह इसमें पूछा कर्तव्य एवं शक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149 में। और बात करें अगर इनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की, तो किसमें है? तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और अगला प्रश्न है, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो फिर आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। ठीक है, वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। ध्यान रखिए, मूल संविधान में टोटल कितनी थी? 8 अनुसूची थी और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत यह जोड़ी गई है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल अधिनियम है। अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। और अनुसूची 7 की बात करें तो इसमें जो है समवर्ती सूची, राजसूची, इन सब का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। यह कब बनाई गई थी? 1957 में, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की सिफारिश पर 1958 में, ध्यान रखिए, इन्हीं की सिफारिश पर 1958 में नागौर में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है, आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं, इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला, सही है। गणपुत्र कोरम को समाप्त कर दिया, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति तो किसकी परामर्श लेता है? प्रायः जो है उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उनका परामर्श लेता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उल्लेख किसमें है? तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, यानी उत्पाद वित्त से भी की जाती है, व्यय वित्त से की जाती है, आय वित्त से भी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहले की बात करें तो कपास उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है किस क्रम का है? तो 17वें नंबर का है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? आय सीमा आपको पता है बढ़ा दी गई, पहले 5 लाख थी, अब कितनी है? 7 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाना, या पृथ्वी का एल्बिडो की घटना कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आप सभी को पता है कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आर्गन के जो हो जाएगा, वैसे तो पाया जाता है कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78% पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93% जो है आर्गन पाया जाता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ध्यान रखिए प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा की बात की है, तो इसका राइट आंसर हो जाए कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए कोयला भंडारण में पूछा, ठीक है, कोयला भंडारण में कौन हो जाएगा? अमेरिका जो है कोयला भंडार में प्रथम स्थान पे। अगर बात करें उत्पादन में, तो उत्पादन में कौन सा? चीन है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर जो इसकी लंबाई है। और महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आप इसको भी ध्यान रखिए। जो अनाईमुड़ी है किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? यानी सबसे लवड़ी झील कौन सी है? आप सभी को पता है वान झील जो टर्की में है, सबसे अधिक लवड़ी है ये। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व जो है ग्रीष्मकालीन जो है जो मानसून है उसकी दिशा होती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। ध्यान रखिए ऊपर जो है विंध्याचल है, उस बीच में जो है नर्मदा नदी, उसके नीचे दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और ये ड्रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं, और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। बात करें मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। यहाँ एलओसी होगा, एलओसी रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो देख लेते हैं। वैसे तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन ब्राजील में भी पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है, तंजानिया में भी पाया जाता है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ध्यान रखिए इसमें पूछा नहीं करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अल्फा भी करता है, ड्राई बीन्स भी करता है, मटर भी करता है। ये दलहनी फसलें हैं तो ये करता है, पूछा नहीं करता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। तो ये सारी दलहनी फसल है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? यानी जो पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी घटकों से भी बनता है, भू आकृति से भी बनता है, और अजैविक घटकों से भी बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं,
जैविक विविधता का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है विकास के लिए। प्रदूषण का निरोध नियंत्रण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धनता को घटाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है? तो जल चक्र। ठीक है, जल चक्र जैसे पानी बरसता है, उसके बाद क्या है कि उसका वाष्पीकरण होता है सूर्य के माध्यम से, तो वही जल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? तो उसका राइट आंसर सभी को पता है, 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन की मात्रा आती है। उसके बाद ऑर्गन की मात्रा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।